अगर फर्दर देखा जाए तो आप एक चीज नोट कीजिएगा कि मैं एक बात को बार बार कह रहा हूं कि हम हीट दें और टेम्परेचर बढ़ जाए, हम हीट दें और टेम्परेचर बढ़ जाए। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मेरे पास अगर हीट की बात की जाए तो हीट दो तरह की जनरली होती है। एक ऐसी हीट जिसको प्रोवाइड करने से या जिसको एब्जॉर्ब करने से बॉडी के टेम्परेचर में चेंज आए, बॉडी के टेम्परेचर में चेंज आए स्टूडेंट्स, हम उसे कह रहे होते हैं सेंसिबल हीट्स। सेंसिबल हीट क्या होती है? ऐसी हीट जिससे अब्जॉर्ब करने के बाद बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो और टेम्परेचर चेंज इस बात की गवाही दे कि हीट एब्जॉर्ब हुई है। लाजमन सी बात है, हीट एब्जॉर्ब हुई होती तो हम नहीं देख सकते ना। हमें कैसे पता कि बॉडी हीट एब्जॉर्ब कर रही है? बॉडी गर्म हो जाती। अब अगर तो हमें फील हो रहा हो कि हाँ जी हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो दैट इज सेंसिबल हीट। पर अगर हीट एब्जॉर्ब का हमें फील नहीं हो रहा तो दैट इज लेटेंट, खुफिया छुपी हुई हीट। स्टूडेंट्स हम इसकी बात कुछ यूं कर सकते हैं कि फर्ज कर लीजिएगा हमारे पास ये एक ग्राफ है जो कि कुछ यहां से लेके इस तरह से है। ये टी है और यहां मेरे पास हम वाई एक्सिस पे लेंगे टेम्परेचर को। शुरू में आइस थी, आइस मौजूद है -10 डिग्री सेल्सियस पर। जैसे ही मैंने हीट देना शुरू की तो बॉडी ने हीट एब्जॉर्ब की, टेम्परेचर बढ़ा -6, -5, -4 और एक टाइम आया कि हम आ गए हैं किस पर? 0 डिग्री सेल्सियस। जीरो पे कुछ देर तक टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आया और फिर कुछ देर के बाद बॉडी में टेम्परेचर चेंज आना शुरू हुआ और फिर चेंज आता गया, फिर एक खास टेम्परेचर पर आके विच इज 100 डिग्री सेल्सियस बॉडी में दोबारा कुछ देर के लिए कोई चेंज नहीं आया और उसके बाद स्टूडेंट्स दोबारा इंक्रीज कर गया। अब जरा नोट कीजिएगा, जैसे ही हमने इस केस में हीट प्रोवाइड की तो हीट के प्रोवाइड करने से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो ये सेंसिबल हीट है। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, हालांकि हीट तो प्रोवाइड कर रहे हैं। अब अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा तो फिर हो क्या रहा है? इस टेम्परेचर के ऊपर हीट जा कहाँ पे रही है? हीट ट्रांजिशन ऑफ स्टेट कर रही है। जीरो इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, यहाँ पे आइस ने पानी में चेंज होना होता है। इतनी भी स्टूडेंट्स आप हीट दे रहे हैं, असल में वो हीट अब्सॉर्ब करके आइस सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है। ट्रांजिशन ऑफ स्टेट हो रही है, ट्रांजिशन ऑफ स्टेट स्टूडेंट्स हो रही है। जरा नोट कीजिएगा, आप लोगों ने पढ़ा होता है कि हमारे पास यूं सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, बिल्कुल टाइटली पैक्ड, बिल्कुल टाइटली पैक्ड। और अगर देखा जाए तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में ऐसे आहिस्ता 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 गैप आ जाता है, कुछ फासला होता है। गैस के मॉलिक्यूल्स में इसके कंपैरेबल बहुत ज्यादा फासला होता है। अब जो हम यहाँ पे हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना, वो हीट असल में मॉलिक्यूल्स के दरमियान में स्पेसिंग को इंक्रीज कर रही होती है। जरा मुझे मार्कर पकड़ाइएगा प्लीज। स्पेसिंग इंक्रीज करी थी स्टूडेंट्स। अगर फर्दर नोट करें, दिस इज आल्सो सेंसिबल हीट, क्योंकि टेम्परेचर स्टूडेंट्स इंक्रीज हो रहा है। अगर फर्दर देखा जाए तो दिस इज आल्सो लेटेंट हीट। अच्छा, ऐसा क्यों है स्टूडेंट्स? यहाँ पर फिर स्टेट चेंज हो रही है। अब स्टेट कैसे चेंज हो रही है? इस केस में लिक्विड शिफ्ट हो रहा है किसके अंदर? वेपर्स के अंदर।
So this is called latent heat of vaporization. This is called latent heat of fusion, क्योंकि हम इसके अंदर सॉलिड को मेल्ट कर रहे होते हैं, उसको लिक्विड स्टेट के अंदर लेके जा रहे होते हैं। तो हम जो ट्रांजिशन हो रही होती है उसमें असल में लेटेंट हीट में इंक्रीज हो रही होती है क्या चीज? इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसिंग। असल में मॉलिक्यूल्स के दरमियान की स्पेसिंग स्टूडेंट्स इंक्रीज कर रही होती हैं। ये इस वजह से वो हीट टेम्परेचर को रेज नहीं कर रही होती, बल्कि स्टेट को चेंज कर रही होती है। अच्छा, कुछ ऐसे खास टेम्परेचर्स हैं जिनके बारे में एमसीक्यू पूछा जाता है, वो सारे बेटा मैं यहाँ पर लिख के दे रहा हूं। जैसे कि हमारे पास एक टेम्परेचर है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। एक है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। नेक्स्ट है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। उसके बाद है हमारे पास ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर। अगर कोई शख्स वफात पा जाए तो डेड बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर ऑफ डेड बॉडी। अगर फर्दर देखा जाए स्टूडेंट्स, तो व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो? इसके बाद किस टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस सेम हो जाते हैं? किस पर फ़ारेनहाइट और केल्विन सेम होते हैं? और किस पर सेल्सियस और केल्विन आपस में सेम हो जाते हैं? हमने ये सब भी देखना है स्टूडेंट्स। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज एक्चुअली 0 डिग्री सेल्सियस, which is also 32 degree Fahrenheit, which is also 273 Kelvin. अच्छा, boiling point of water is 100 degree Celsius, which is 212 degree Fahrenheit, which is 373 Kelvin. ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ऐसा पॉइंट है जिसमें वो तीनों स्टेट्स में को एग्जिस्ट कर रहा होता है। कुछ स्टेट अभी सॉलिड होती है, आइस वाटर में चेंज हो रही होती है, कुछ स्टेट वाटर में चेंज हो चुकी होती है, और कुछ वो वेपर्स की फॉर्म में एमिट कर रहा होता है। स्टूडेंट्स, ये होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस, विच इज आल्सो 273.16 केल्विन। व्हाट इज टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी? स्टूडेंट्स, आपका टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, which is 98.6 degree Fahrenheit, which is 310 Kelvin. रूम टेम्परेचर जो हम स्टैंडर्ड के तौर पे ले रहे होते हैं वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस, which is 77 डिग्री Fahrenheit, which is 298 Kelvin. डेड बॉडी, क्योंकि उसके बॉडी के ऑर्गन्स तो काम नहीं कर रहे होते, इसीलिए डेड बॉडी का वही टेम्परेचर होता है जो एक्चुअल में रूम टेम्परेचर होता है। तो दोनों सेम होते हैं। एब्सोल्यूट जीरो एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर तमाम मॉलिक्यूल्स मूव करना बंद कर देते हैं। मोशन ऑफ मॉलिक्यूल सीज रुक जाती है। मोशन ऑफ
मॉलिक्यूल्स सीज रुक जाती है। और अगर हम फर्दर देखें स्टूडेंट्स, तो ये ऐसा है जहां पर तमाम थर्मोडायनामिक फंक्शंस पी वी टी सब कुछ क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये जनरली क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो मतलब 0 केल्विन which is minus 273.16 degrees Celsius. Also, this is minus 459.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। किस टेम्परेचर पर फ़ारेनहाइट और आपस में सेल्सियस सेम हो जाते हैं? तो -40 पर। -40 सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट की वैल्यू -40 ही होती है। किस पर आपस में सेम हो जाएंगे फ़ारेनहाइट और केल्विन? 574.25 पर। और किस पर सेल्सियस और केल्विन आपस में सेम हो जाएंगे? तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता स्टूडेंट्स, क्योंकि सेल्सियस और केल्विन में नोट करें गैप होता है 273 का, जो कभी भी फिल नहीं हो सकता। तो ये सारे आपसे पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज के अंदर। लास्ट एक छोटी सी बात पढ़ेंगे कि वर्क का फार्मूला और कन्वेंशंस क्या हैं, उसके बाद लेक्चर बेटा हमारा एंड हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने कल पढ़ना है अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो और इंटरनल एनर्जी, फिर हमारा यूनिट भी एंड हो जाएगा। बेटा जी वर्क का एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, वर्क इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। यानी वर्क तब होगा जब वॉल्यूम में चेंज आएगा, जब गैस एक्सपैंड होगी या कंप्रेस होगी। अगर गैस खुद एक्सपैंड हो रही होती है तो फिर वर्क किसके अगेंस्ट हो रहा होता है? वर्क इज ऑलवेज अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर। वर्क होता है एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट। ठीक है, ये फार्मूला आपने वर्क का याद रखना है, ये वाला। यहां से हमें सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर तो चेंज इन वॉल्यूम 0.25 मीटर क्यूब हो एंड प्रेशर इज 500 पास्कल, तो बताइए कि वर्क कितना होगा। हमें साथ ही ऑप्शंस दे दिए जाते हैं यहाँ पे। 125 जूल्स, 12.5 जूल्स, 1.25 जूल्स, 1250 जूल्स। स्टूडेंट्स वर्क इज एक्चुअली P डेल्टा V, इसे लिख रहा हूं 25/100, ये दो इससे कट गए। 25 into 5 is 125 joules. ऑप्शन इज अल्फा। स्टूडेंट्स इस तरह से हमने आज पढ़ा कि जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ थर्मो ये हैं। इंशाअल्लाह कल हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो की, जो हमारा थर्मो का मेन टॉपिक है। बेटा अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया। जी बेटा। बेटा क्योंकि केल्विन और सेल्सियस की डिवीजन बेटा सेम होती हैं, फिर उनका डिफरेंस भी सेम आता है। लेकिन बेटा क्योंकि फ़ारेनहाइट में डिवीजन ज्यादा होती हैं बेटा, तो अगर मैं 180 और 100 को डिवाइड करूं 20 पर, तो बेटा यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा। तो बेटा फिर इनकी चेंज में 5 और 9 का फैक्टर इन्वॉल्व होता है।